Hello everyone, all of you are watching my channel F O Dilemma. सो गाइज आज की ये वीडियो होने वाली है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी कि वो स्ट्रक्चर क्या है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा कि आपको पता है कि प्रीएम्बल आता है, पार्ट्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं और शेड्यूल्स आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनको ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। It was adopted on 26 November 1949, signed by 284 members of the Constituent Assembly. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। उसी दिन उस कॉन्स्टिट्यूशन पे 284 मेंबर्स ने साइन किया था, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से होने का मतलब है जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इट केम इन टू इफ़ेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। यानी कि हमारे इंडिया में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू होना कब से शुरू हुआ, वो डेट थी 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम इस दिन को जो है रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। It took almost 3 years, that is 2 years, 11 months and 18 days to complete the making of the constitution. अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है करीबन 3 सालों में बना, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बन के कम्प्लीट हुआ और तब जाके 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ। इस बीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 11 सेशंस बैठी, यानी कि 11 मीटिंग्स हुई और उन 11 मीटिंग्स में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का पूरा प्रोसेस चला। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर हम कैलकुलेशन करें तो उन 11 सेशन का अगर हम कैलकुलेशन करें तो टोटल 165 डेज़ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो बन के तैयार हुआ। At that time, it had 395 articles in 22 parts along with 8 schedules. और उस टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में बटे हुए थे और इसके साथ ही 8 शेड्यूल्स थे। करंटली इट हैज़ 470 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स अलॉन्ग विद 12 शेड्यूल्स। और अभी का सिनेरियो देखा जाए, करंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स में बटे हुए हैं और इसके साथ ही 12 शेड्यूल्स हैं जो 8 से बढ़कर अब 12 हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो है हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल एक तरीके का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी बुकलेट या किसी भी चीज़ का। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी बुक में क्या लिखा हुआ है उसका पूरा का पूरा सार या क्रक्स कह लो तो इस प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। यानी कि इस प्रीएम्बल में जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो हमारे पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सार है, क्रक्स है, मेन कंटेंट है। अब स्टार्ट करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल करंटली 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और आर्टिकल्स जो होते हैं वो उन्हीं पार्ट्स में होते हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर किसी आर्टिकल या किसी उस पर बात की गई है तो उसको एक स्पेसिफिक पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हुए पहला जो पार्ट है जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं, वो पार्ट जो है वो जितनी भी हमारे टेरिटरीज़ हैं, यानी कहने का मतलब है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारा यूनियन है, उसके अंडर क्या क्या कितनी कितनी टेरिटरी आती है, कितनी कितनी जगह आती है, वो सब कुछ जो है इस पार्ट 1 में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है पार्ट 2 जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है और ये पार्ट नागरिकता से या सिटीजनशिप से जुड़ी हुई सारी के सारे प्रोविजंस के बारे में बताता है। देन कम्स पार्ट 3 जिसमें आर्टिकल्स 12 से 35 हैं और आई थिंक ये सबसे बेसिक पार्ट है जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया है। उसके बाद आता है पार्ट 4 जिसमें आर्टिकल्स 36 से 51 तक हैं, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि स्टेट की क्या क्या डायरेक्टिव्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में लिखा है। उसके बाद आता है पार्ट 4A जिसमें सिर्फ आर्टिकल 51A है और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इस पार्ट में लिखी हुई हैं। देन कम्स पार्ट 5
जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, यानी कि जिसमें द यूनियन यानी सेंटर के जितने भी पावर्स हैं, काम हैं, वो सब कुछ जो है वो पार्ट 5 में लिखा हुआ है, इसलिए पार्ट 5 जो है वो बहुत वाइड है। उसी तरीके से पार्ट 6 आता है, जिसमें सारे के सारे फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, लेजिस्लेटिव, सारे के सारे फंक्शंस वगैरह सब कुछ हमारा पार्ट 6 में आता है, जो कि स्टेट का है, जिसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। ये भी पार्ट इसीलिए इतना बड़ा है। उसके बाद आता है पार्ट 8, जिसमें आर्टिकल्स 239 से लेकर 242 तक हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट में बात की गई है हमारी कंट्री के जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते हैं, उन सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया है इस पार्ट में। उसके बाद आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, ये 2430 नहीं है, 243 ओ तक जो आर्टिकल्स हैं, जो कि पार्ट 9 का हिस्सा हैं, ये सारे आर्टिकल्स जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, हमारी पंचायत हैं, लोकल गवर्नमेंट है, उसके बारे में बताता है। फिर उसके बाद आता है हमारा पार्ट 9A, जिसमें आर्टिकल्स 243 पी से लेकर 243 ZG तक हैं, ठीक है, जिसमें बात की गई है म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, यानी कि जो सिटी की लोकल गवर्नमेंट होती है उनको म्यूनसिपैलिटीज़ कहते हैं, नगर निगम या नगर पालिका, उन सब चीज़ों के बारे में, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में जो है पार्ट 9A में बताया गया है। उसके बाद आता है पार्ट 9B, जिसमें आर्टिकल्स हैं 243 ZH से लेकर 243 ZT तक। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर कुछ लोग जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं वो मिलकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसे बोलते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पार्ट 9B में बताया गया है। उसके बाद आता है पार्ट 10, जिसमें आर्टिकल्स हैं 244 से लेकर 244A तक। इसमें बताया गया है कि जितने भी हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, आदिवासी एरिया हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, उनके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन या प्रोविजंस जो है पार्ट 10 में है सारी। उसके बाद आता है पार्ट 11, जिसमें आर्टिकल्स 245 से लेकर 263 तक है। इस पर्टिकुलर पार्ट में जो हमारे सेंटर का और स्टेट का, जितने भी स्टेट्स हैं, उनका क्या रिलेशन होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, वो सब बताया गया है। देन द नेक्स्ट इज़ पार्ट 12, जिसमें आर्टिकल 264 से 300A तक है। ये पार्ट जो है हमारी कंट्री में जितना भी वित्त यानी फाइनेंस और प्रॉपर्टी, संपत्ति, इन सब चीज़ों से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस बताता है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 13, जिसमें आर्टिकल्स 301 से लेकर 307 तक है। इस पार्ट में बेसिकली बताया गया है कि हमारी इंडियन कंट्री के अंदर, टेरिटरी के अंदर जितना भी व्यापार वगैरह होता है, उससे सारी की सारी चीज़ें जो रिलेट करती हैं, कॉमर्स वगैरह, वो सब कुछ जो है पार्ट 13 में आता है। उसके बाद आता है पार्ट 14। पार्ट 14 में आर्टिकल 308 से 323 तक। अब यूनियन और स्टेट की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जैसे सिविल सर्विसेज और जितनी और भी सर्विसेज होती हैं, वो सारी की सारी जो है इस पार्ट 14 में आती हैं। उसके बाद है पार्ट 14A। आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक ट्राइब्यूनल्स के बारे में बताया गया है, जो एक तरीके के कोर्ट होते हैं। उसके बाद आता है पार्ट 15, जिसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक है, जिसमें हमारे कंट्री में होने वाले सारे इलेक्शंस यानी चुनाव के बारे में बताया गया है। देन कम्स पार्ट 16, जिसमें आर्टिकल्स 330 से 342 तक ये बताया गया है कि हमारी कंट्री में जितनी भी क्लासेज हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सारी जो क्लासेज हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, उनके बारे में इस पार्ट में डिटेल दी गई है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा में रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ इसी में आता है। उसके बाद आता है पार्ट 17, जिसमें आर्टिकल्स 343 से लेकर 351 तक, ये आर्टिकल्स हमारी कंट्री में जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बताता है। फिर आता है पार्ट 18, जिसमें इमरजेंसी के बारे में बताया गया कि इमरजेंसी कब कब लग सकती है, किन किन सिचुएशन में क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, और ये इमरजेंसी के बारे में बताया गया आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में। उसके बाद जो पार्ट 19 है, जिसमें आर्टिकल्स 361 से 367 तक हैं, इसको हमने मिसलेनियस की कैटेगरी में रखा हुआ है। इसमें जो जितनी भी
आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में कुछ जो उनकी एक्सेप्शनल पावर्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है पार्ट 19 में। देन कम्स पार्ट 20 जिसमें आर्टिकल 368 है सिर्फ, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें कोई भी अमेंडमेंट करनी हो तो वो हम जो है आर्टिकल 368 के तहत करते हैं। उसके बाद पार्ट 21 में आर्टिकल 369 से 392 तक हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हमें कंट्री में कोई टेम्परेरी, परमानेंट या कोई स्पेशल प्रोविज़न अगर लाना हो तो वो हम पार्ट 21 के तहत लाएंगे। एंड द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ पार्ट 22 जिसमें आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक है। ओनली 3 आर्टिकल्स। इस आर्टिकल में बताया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। कमेंसमेंट कब हुआ, यानी कि कब से लागू हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रांसलेशन वगैरह है जो हिंदी में हो उसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन और प्रोविजंस है वो सारे के सारे इस पार्ट 12 में आते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अब हम बढ़ते हैं शेड्यूल्स पर, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था उस टाइम पे टोटल 8 शेड्यूल्स थे, बट करंटली जो हैं वो शेड्यूल्स हो चुके हैं 12। सो बेसिकली शेड्यूल्स होते क्या हैं, जब हमने सब कुछ लिख दिया बुक में और इसमें भी अगर कुछ ऐसा है जिस पर्टिकुलर आर्टिकल या पर्टिकुलर पार्ट के बारे में हमें कुछ और एक्स्ट्रा लिखना है, तो वो जो एक्स्ट्रा लिखना होता है क्लैरिफिकेशन के लिए, वो सारा का सारा जो है वो शेड्यूल में जाता है। एक तरीके का टेबल है जिसमें सारी की सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी के लिए लिखी हुई होती है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला शेड्यूल, द फर्स्ट शेड्यूल। सो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स होंगे और इंडियन जितनी भी टेरिटरीज़ होंगी, अगर उनके नाम में या बॉर्डर में कोई भी चेंज आता है या कोई चेंज करना हो तो उससे रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे वो सारे के सारे फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं। देन कम्स द सेकेंड शेड्यूल जिसमें कि जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जजेस हैं या एजी हो गए, कॉन्टेम्पलर हो गया, इन सब का जो है सैलरी की लिस्ट जो है वो सेकंड शेड्यूल में प्लेस्ड है। उसके बाद आता है थर्ड शेड्यूल जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी एमपीज़, एमएलएज यानी कि इलेक्टेड ऑफिशियल जितने भी हों, जितने भी जजेस हैं, अगर वो अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं तो उस टाइम पे उन्हें अपनी ऑफिस में जाने से पहले एक ओथ लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। तो वो शपथ की जितनी भी लिस्ट है वो सारी की सारी थर्ड शेड्यूल में लिख रखी है। उसके बाद आता है फोर्थ शेड्यूल जिसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा में टोटल जितनी भी सीट्स होती हैं उन सीट्स में से स्टेट की कितनी सीट्स होंगी और यूनियन टेरिटरी की कितनी सीट्स होंगी। तो ये जो सीट्स का एलोकेशन है ये फोर्थ शेड्यूल में स्पेसिफाइड किया गया है। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ शेड्यूल। अब फिफ्थ शेड्यूल को बताऊं मैं तो आप ऐसे समझो कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो ट्राइबल्स या कुछ जातियों के लिए स्पेसिफाइड होते हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, वरना जो उनका कल्चर वगैरह है वो ख़तरे में आ सकता है। तो उस एरिया का जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जितने भी होते हैं उनको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कंट्रोल करना है वो सारा का सारा जो है फिफ्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है सिक्स्थ शेड्यूल। अब फिफ्थ शेड्यूल में तो था कि हमारी कंट्री में जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज़ हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन सिक्स्थ शेड्यूल कहता है कि जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं असम में, मेघालय में, त्रिपुरा और मिज़ोरम में, इन 4 स्टेट में जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना है वो सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं वो सिक्स्थ शेड्यूल में है। उसके बाद आता है हमारा सेवन्थ शेड्यूल जिसमें सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या क्या मैटर्स जो है वो सेंटर के पास आएंगे, स्टेट के पास आएंगे और किन किन मैटर्स पे सेंटर और स्टेट जो है वो मिलकर लॉ बनाएंगे। देन कम्स द एट्थ शेड्यूल। अब एट्थ शेड्यूल में हमारी कंट्री में जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, उनकी लिस्ट जो है उनके बारे में जो है एट्थ शेड्यूल में बताया गया है। उसके बाद आता है हमारा नाइन्थ शेड्यूल जो कि हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में, उसके बाद ये नाइन्थ शेड्यूल आया था। तो इस नाइन्थ शेड्यूल में ये बताया गया है कि अगर कोई एक्ट इस नाइन्थ शेड्यूल के अंदर आ गया तो उस एक्ट में जो है कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बना दिया तो उसका अगर वो नाइन्थ शेड्यूल में उन्होंने डाल दिया तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि एक एक्ट की वैलिडिटी या रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है।
उसके बाद आता है 10th शेड्यूल, जिसमें एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस बताए गए हैं। जैसे कि एमपी और एमएलएज पार्टी चेंज करते हैं तो उस पार्टी चेंज करने को, फ्रीक्वेंटली पार्टी चेंज करने को डिफेक्शन बोलते हैं। तो ये जो डिफेक्शन है वो फ्रीक्वेंटली ना हो, इसलिए एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस जो हैं वो हमारे 10th शेड्यूल में बताए गए हैं। उसके बाद 11th शेड्यूल जो आया हमारा 1992 में आया, जिसमें हमारा पंचायती राज किस तरीके से वर्क करेगा, रूरल गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करेगी, वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ जो है हमारा 11th शेड्यूल में लिखा हुआ है। और इसी के बाद 1992 में ही हमारा आखिरी और 12th शेड्यूल आया, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात की गई, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिर्फ गांव की तो हो नहीं सकती, सिटी की भी लोकल गवर्नमेंट होगी। तो म्यूनसिपैलिटीज़ का जो कंसेप्ट आया वो हमारा 12th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस हुआ, और सिटी में जो लोकल गवर्नेंस होगा वो किस तरीके से चलेगा, वो सारा का सारा जो है 12th शेड्यूल में लिखा गया। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और इस वीडियो से या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।